आज करेंगे बेहतरीन चर्चा किसके ऊपर? ऑप्शन चेन एनालिसिस के ऊपर। कई लोग बोलते हैं भाई ऑप्शन चेन एनालिसिस समझ में नहीं आता, ये क्या भला है, किस चिड़िया का, किस परिंदे का, किसका नाम है। आज डिटेल में बात करेंगे ऑप्शन चेन एनालिसिस की और आपका ज्ञान बढ़ाएंगे, तो बने रहिए मेरे साथ। और अगर इसके अलावा भी आपको किसी और टॉपिक पे अपनी नॉलेज को बढ़ाना तो फटाफट कमेंट में लिखो ना डार्लिंग, आने वाली वीडियो में उसको लेके आऊंगा। मैं सारे के सारे कमेंट पढ़ता हूँ। शेयर बाजार बहुत ही खतरनाक जगह है। यहाँ एक भूल ही फाइनेंशियल तबाही के लिए काफी है। मैं केवल एजुकेशनल वीडियोस ही बनाता हूं, मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूं। चर्चा किए गए स्टॉक उदाहरण के लिए हैं और खरीदने या बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा यह मानना है कि शेयर बाजार में निवेश किसी के कहने पर नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने रिस्क एपेटाइट और जानकारी के हिसाब से करना चाहिए। सदा याद रखें, जिसने ली टिप उसकी हुई डिप। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? सबसे पहले आप ये बताओ कि आज मैं आपको एक ऐसी बढ़िया चीज़ बताने वाला हूँ। स्टार्टिंग में बहुत सारे लोग कहते हैं सर हमें समझ ही नहीं आता, ये ऑप्शन चेन एनालिसिस का डाटा आप बीच में बताते हो, तो आप इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालें। तो आज भाई साहब प्रकाश नहीं डालेंगे, पूरी सर्च लाइट फेंकेंगे कि भाई ये चक्कर क्या है। मैं आपको एक इलस्ट्रेशन से बताता हूँ। देखिए, ये हमारे पास डाटा है ऑप्शन का, जिसमें हमने 8,500 से लेकर 20,000 तक के लेवल्स लिए। सबसे पहली बात समझिए, ऑप्शन के डाटा में हम जो स्टडी करते हैं वो सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। कारण बताता हूँ, क्योंकि बायर का क्या होता है, लिमिटेड लॉस होता है, अनलिमिटेड प्रॉफिट होता है, और सेलर का क्या होता है, बहुत छोटा प्रॉफिट होता है, और लॉस होता है तो बहुत बड़ा होता है। बायर की तो जेब कटती है भाई साहब, अगर सेलर फंस जाता है तो उसकी पूरी तिजोरी लुट जाती है। यानी कहने का मतलब ये होता है सेलर का नुकसान बहुत बड़ा होता है। इसलिए हम ये मान के चलते हैं कि सेलर जो होता है वो बायर के मुकाबले मार्केट को लेके ज़्यादा इन्फॉर्म्ड होता है। ये बहुत क्रूशियल पॉइंट है। ज़्यादा इन्फॉर्म्ड होता है, ज़्यादा नॉलेजेबल होता है, ज़्यादा करेक्ट होता है, उसकी शक्ति मार्केट को समझने की ज़्यादा है। पर इसमें बता दूं, ऑपरेटर का एंगल घुसा दो ना तो ऑपरेटर तो बारी बारी से कभी बायर की कभी सेलर की बजाता ही रहता है। पॉइंट समझ गए? तो इसलिए ऑपरेटर का फंडा हटा दो तो ये माना जाता है कि जो सेलर है वो इन्फॉर्म्ड है, इंटेलिजेंट है, नॉलेजेबल है, तभी तो इतना बड़ा रिस्क ले रहा है। छोटे से प्रॉफिट के लिए इतना बड़ा लॉस खाने के लिए तैयार है। इसलिए सेलर को हम मान के चलते हैं वो ज़्यादा स्मार्ट है बायर के मुकाबले। ऑप्शन चेन एनालिसिस का सबसे पहला अजम्पशन या प्रीमाइसिस कहते हैं वो ये है। क्या बोलते हैं जी? प्रीमिसिस। कई सारे इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन का बड़ा चक्कर है। प्रीमिसिस मतलब कई बार मैंने देखा है सेम वर्ड का वो एंटाई बोलते हैं यूएस वाले, एंटी बोलते हैं ब्रिटिश वाले। ये बड़ा प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं। प्रीमिसिस कह लीजिए, यानी एजम्पशन जो है बेसिकली उसका जो फाउंडेशन स्टोन है वो ये है कि सेलर के हिसाब से ऑप्शन चेन को स्टडी करना। अब आप इस डाटा को देखिए। पहले पुट सेलर की बात करिए। पुट सेलर देखिए भारी मात्रा पे 19,000 के लेवल पे है, सबसे ज़्यादा 19,000 के लेवल पे, यानी 19,000 के लेवल पे पुट राइटर्स सबसे ज़्यादा बैठे हुए हैं। यानी पुट राइटर्स को पूरा विश्वास है कि 19,000 पे जो उन्होंने पुट्टे लिखी हैं वो OTM हो जाएंगी। तो ये विश्वास ऊपर के लेवल पे देखो कम होता जा रहा है। सबसे ज़्यादा लेवल पे जो विश्वास है वो 19,000 के लेवल पे। तो इसलिए हम 19,000 के ऑप्शन चेन एनालिसिस में 19,000 को एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मानते हैं कि बाजार इसके नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा इस पर पुट राइटिंग हुई पड़ी है। तो एक प्रकार से 19,000 जो है हमारी सपोर्ट हो गया, जिसके नीचे बाजार को जाना मुश्किल है। इसी तरह जो कॉल राइटर्स हैं वो भारी मात्रा पे बैठे हुए हैं 20,000 के लेवल पर, अर्थात 20,000 के लेवल पे उन्होंने बहुत ज़्यादा कॉल राइटिंग की हुई है। अगर बाजार 20,000 से ऊपर चला गया तो उनको लॉस हो जाएगा। इसलिए कॉल राइटर्स को पूरा विश्वास है कि बाजार 20,000 से ऊपर नहीं जाएगा। 20,000 और की जो कॉल है वो OTM हो जाएगी। तो 20,000 हो गया एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस। तो इन शॉर्ट, जहां पे पुट राइटिंग हाईएस्ट होती है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन जाता है। कॉल राइटिंग जहां पे हाईएस्ट होती है वो स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस बन जाता है। जहां पे पुट राइटिंग हाईएस्ट होती है उससे ऊपर बाजार नहीं जाएगा। जहां पे कॉल राइटिंग हाईएस्ट होगी जहां पे पुट राइटिंग हाईएस्ट होगी उसके नीचे बाजार नहीं जाएगा। यानी इस डाटा के हिसाब से 19,000 के नीचे बाजार जाने की संभावना
बहुत कम है। जहाँ पे कॉल राइटिंग हाईएस्ट होती है उससे ऊपर बाजार जाने की संभावना बहुत कम होती है। तो यानी बाजार की रेंज हो गई 19,000 से 20,000। अब ये जो तीसरा डाटा है ये टोटल पेन होता है। मैक्सिमम ऑप्शन राइटिंग आप देखेंगे वो हो रही है 61,000 इस पे 19,800 पे। तो ऐसा माना जाता है कि जहां पे मैक्सिमम ऑप्शन राइटिंग होती है वहां पर बाजार बेसिकली जाके खत्म हो जाता है, कन्वर्ज कर जाता है। यानी बाजार 19,800 के आसपास बंद होगा। यानी इस लेवल के आसपास सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग पुट राइटिंग हुई है, उसका टोटल यहां पर सारी ओटीएम हो जाएंगी, सब बायर्स को नुकसान हो जाएगा क्योंकि बायर्स को हम वीक मानते हैं। तो अब फिर से समराइज कर देता हूं, जहां पर पुट राइटिंग हाईएस्ट होगी वहां स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगी, इसके नीचे बाजार नहीं जाएगा। जहां पे कॉल राइटिंग हाईएस्ट होगी वो स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस होगी, इसके ऊपर बाजार नहीं जाएगा। जहां पे टोटल ऑप्शन राइटिंग कॉल और पुट का जोड़ ज्यादा होगा मैक्सिमम को, वहां पर जाके बाजार कन्वर्ज करेगा। यानी मोटा मोटा बाजार जो है 19,800 के आसपास सेटल होगा, ऐसा माना जाता है थियोरिटिकली। पर इसमें ऑपरेटर का एंगल आ जाता है। ऑपरेटर पुट राइटर्स की जो कॉल राइटर्स की समझदारी को बत्ती बनाकर ऐसी जगह डालता है कि वो उई उई करते हुए भाग जाते हैं, उनको इतना भारी नुकसान हो जाता है। हालांकि हर बार नहीं होता है, पर मैंने देखा है 5 में से 1 या 2 बार तो उनको रगड़ देते हैं, उनको लूट लेते हैं। तो अब ये तो शेयर बाजार है भैया, गेल तो सारा प्लान्ड है। तो अब सच सच बताइएगा दिल पे हाथ रख के कि आपको ऑप्शन चेन एनालिसिस इतनी इजी भाषा में मैंने समझाया, समझ आया कि नहीं आया कमेंट में लिखिए। वैसे है बहुत मुश्किल, अगर आपको समझ आ गया तो भैया किसी बढ़िया आदमी ने आपको समझाया, मैं यही कह सकता हूँ। और अगर समझ नहीं आया तो भाई है ही इतना मुश्किल, एक बार में थोड़ी समझ में आता है। तो सीधी सी बात है, अपने तो आगे भी कुछ और पीछे भी कुछ, बस कहते हैं रामलाल मस्ती में आग लगे बस्ती। चलिए अब डाटा को आगे बढ़ाते हैं। तो यानी आज के हिसाब से बाजार कहीं ना कोई 19,800 के आसपास सिमटेगा, और जो रेंज निकल के आ रही है बाजार की मंथ की एक्सपायरी की 19,000 और 20,000 के बीच की आ रही है। अब हम बात करते हैं आज के हालात क्या थे। सबसे पहले आज का देखेंगे यार, बाजार हमारा गिरकर बंद हुआ, बहुत छोटी रेंज में बाजार घूमता रहा। अब इधर देखिए 80 पॉइंट की रेंज में बाजार फ्लक्चुएट करता रहा, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ बाजार के अंदर, कुछ नहीं। 80 पॉइंट में ऊपर नीचे उतरा, बोरिंग हो गया, आदमी की तबीयत खराब होगी। मैं तो जाके आधा घंटा 40 मिनट जॉगिंग कराया, वॉकिंग कराया, दुनिया भर के काम कराया, सो भी गया, परचेजिंग भी कराया, पर बाजार टस से मस नहीं हुआ। अब अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की, तो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में फिर भी कुछ ना कुछ अच्छा देखने को मिला है। आज हमारे बाजार तो कमजोरी के साथ बंद हुए हैं। अब परसों से एक्सपायरियां शुरू हो जाएंगी, कल भी एक्सपायरी। वैसे तो एक बार देख लेते हैं, एशियाई बाजारों में सिर्फ जापान था जो गिरा हुआ था, और अपने को भी हम जोड़ लें, बाकी सब बाजार तेज थे और अच्छी तेजी भी देखने को मिली। हांगकांग 1.5-2% बढ़ा हुआ था, कॉस्पी 0.25 से 1% बढ़ा हुआ था, चाइना के तीनों इंडेक्स हरे थे, ऑस्ट्रेलिया हल्का सा बढ़ा हुआ था। अगर हम चलते हैं इस वक्त यूरोप की तरफ, तो 2 इंडेक्स हैं आपका, जर्मनी का डैक्स और लंदन का FTSE 100, जो हल्की फुल्की लाली में, बाकी सब हरियाली में। चलते हैं अमेरिका की तरफ। अमेरिका में तो भैया 6 के 6 इंडेक्स, यानी कनाडा का 1, ब्राज़ील का 1 और यूएस के 4, सब हरियाली में, ठीक ठाक सी हरियाली है, चारों तरफ हरियाली का माहौल है। पर बाजार ना अपने हिसाब से चल रहा है, इस वक्त बाजार में कोई मज़ेदारी नहीं है। अगर आप देखेंगे हमारे बाजार में भी, बाजार शुरू में खुला तो बिल्कुल फ्लैट, जहाँ बंद हुआ था वहीं खुला, फिर हल्का सा नीचे गिरा, फिर भागा, पीक बना लिया 19,756 का, फिर एकदम फट से बॉटम बना लिया 19,670 का, फिर ऊपर चला गया। ऐसी रेंगता रूंगता साला जो है 19,700 के नीचे 37-38 पॉइंट गिरकर 0.2% के लगभग गिरकर बंद हुआ। आज भाग रहा था डिवीज लैग, भारतीय एयरटेल, HCL, विप्रो, ONGC, टेक महिंद्रा, कोल इंडिया। यानी आज दबदबा जो था वो टेक के शेयरों का था। मर रहे थे कौन से? फाइनेंस के शेयर, जैसे बजाज फाइनेंस, SBI लाइफ हो गया, बजाज फिनसर्व हो गया। आज पता नहीं क्या हुआ, M&M, टाटा मोटर का भी सूसू निकल गया था, अदानी और अल्ट्राटेक भी गिरे पड़े थे। अब अगर आप चार्ट पे देखेंगे तो चार्ट पे तो ऐसा लग रहा है कंसोलिडेशन हो रहा है बाजार का। 3 कैंडलें जो हैं मिलकर कंसोलिडेट करते जा रही हैं, बॉडी हर रोज छोटी होती जा रही है। 3 हरी कैंडलों के बाद आज लाल कैंडल पैदा हुई है बाजार में। अभी वो ठंडा ठंडा सा माहौल है, बाजार तय कर रहा है मैं जाऊं किस तरफ। हालांकि आज MACD चार्ट पर लाल हिस्टोग्राम बना, यानी बुलिश क्रॉसओवर में कमजोरी देखने को मिली, और RSI में थोड़ा सा झुकाव आया है, वो गिरकर 58 के आसपास है। लेकिन ओवरऑल टेक्निकली बाजार अभी भी स्ट्रेंथ के साथ ही दिख रहा है। अब बात करेंगे वीकली एक्सपायरी की, निफ्टी 50 की। तो निफ्टी 50 की वीकली एक्सपायरी अगर आप देखते हैं तो उसमें 19,700 पे
वो बहुत ज़्यादा आपका हाईएस्ट पुट का ओपन इंटरेस्ट है, पर ये वो लेवल है जहाँ पे कॉल राइटिंग जो है बहुत ज़्यादा है। हालांकि हाईएस्ट नहीं है पर पुट राइटिंग से ज़्यादा है। हाईएस्ट कॉल राइटिंग 19,800 पे है, यानी 19,700 की चौकी पे भी कॉल राइटर्स कब्जा करके बैठे हैं, उसके नीचे कॉल राइटर्स डरे हुए हैं। यानी अभी बाजार जो है 19,600 से 19,700 के बीच घूमता फिरता सा नजर आ रहा है। ये वाला मैंने पहले ही समझा दिया था। अब पीसीआर देखिए, 1 होता है न्यूट्रल, 1 से ऊपर होता है बुलिश, 1 से नीचे होता है बेयरिश। 0.72 है बेयरिश है और मंथली वाला न्यूट्रल के आसपास है। तो ये थी सारी कहानी। एक बार मार्केट मूड को भी देख लें। मार्केट मूड जो है काफ़ी गिर गया, अब 40 के नीचे आ गया, फियर बढ़ता जा रहा है। इस फियर के चक्कर में आइए एक घूंट पानी पी लें। 2 घूंट ही पी लिया, या बड़ा वाला एक कह सकते हो। आपके विचार से बताइए, मैंने 2 घूंट पानी पिया या बड़ा वाला एक? आइए, यूएस डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा गिरा है, अच्छी बात है। ब्रेंट क्रूड ऑयल बहुत बढ़ गया, गंदी बात है। यूएस डॉलर आईएनआर और मजबूत हो गया, गंदी बात है। और 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड जो गिर रही थी हल्की सी बढ़ी है, तो गंदी बात है। एक अच्छी बात है, 3 गंदी बात है। होगा क्या? एफआईज जो है 3 दिन से लगातार नेट में खरीदारी कर रहे थे, आज फिर बदल गए। आज कहते हैं ना, फिर से उन्होंने अपना मूड बदल लिया। डीआईज ने हल्की सी खरीदारी की है, कुल मिला के आज भी और पिछली बार भी बिकवाली आई थी, यानी कहीं ना कहीं बाजार में सुस्ती है। मुझे लगता है आने वाले कुछ दिन इलेक्शन का प्रभाव रहेगा। ऑपरेटर को इलेक्शन के रिजल्ट्स का अंदाजा, ऑपरेटर की ना बाजुएं बहुत लंबी हैं, हाथ बहुत लंबे हैं, डार्लिंग इतने लंबे हैं कि हमारी गर्दन पे आ जाते हैं। तो उसको आप पहले ही अंदाजा लग जाता है कि बाजार में कौन सी पार्टी जीतेगी, कहाँ जीतेगी। काफ़ी हद तक ऐसा मेरा मानना है, मैं गलत भी हो सकता हूँ क्योंकि मैं नॉस्ट्रेडमस नहीं हूँ। मेरा मानना है 95 से 100% उसको आइडिया होता है, जिसके चलते बाजार को वैसे मूड बना देता है और उसके बाद रिजल्ट आते ही ऐसा पलटी मारता है कि आदमी की धोती के साथ लुंगी और लुंगी के साथ चुंगी सब खुल जाती है। तो इसलिए बड़ा लोग डरे हुए हैं। देखो बाजार गिरा है, लेकिन एफआईज ने भी और डीआईज ने भी कोई खास खरीदारी नहीं करी। तो ऐसा मेरा मानना है। अब भी रीजनेबल है इंडेक्स में, एफआईज की लॉन्ग तो रीजनेबल है, और स्टॉक्स में तो अभी 50 से नीचे ही चल रही है। बाकी यार देखो, मुझे लगता है रिजल्ट में अगर कोई किसी एक पार्टी की तरफ बहुत बड़ा रिजल्ट आ जाए ना, 19-20 आएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्टेट इलेक्शन एक पार्टी को बहुत ज़्यादा बहुमत मिल जाए, चाहे वो रूलिंग पार्टी हो स्टेट की, चाहे वो अपोजिशन पार्टी हो। मुझे नहीं मालूम, मैं इतना पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेता नहीं, बस इतना पता है कि अगर किसी एक पार्टी को बहुत ज़्यादा बहुमत मिल गया तो चक्कर पड़ सकता है, तो चक्कर पड़ सकता है। वो क्या चक्कर पड़ सकता है आप गैस करिए, कमेंट करिए। अगर मान लीजिए हमारी सेंटर में जो रूलिंग पार्टी है उसको बहुत ज़्यादा बहुमत मिलता है स्टेट इलेक्शन में, तो बाजार का क्या होगा, आपका क्या विचार है, कमेंट में लिखिए। अगर उनको नहीं मिलता, जो दूसरी पार्टी है उसको बहुत ज़्यादा बहुमत मिलता है, तो क्या होगा, आप अपने विचार कमेंट में जरूर लिखिए। मैं सारे कमेंट डार्लिंग पढ़ता हूँ। तो ये सारी कहानी मैंने बता दी। तो अब निफ्टी बैंक की बात करते हैं। जहां निफ्टी 50 हरियाली में बंद हुआ, निफ्टी बैंक फ्लैट बनता, सिर्फ 1 पॉइंट बढ़कर फ्लैट ही था। 43,583 में बंद हुआ, वहीं खुला। खुलने के बाद उसने जो है आज का बॉटम बना लिया 43,450 का। फिर पता नहीं उसके नीचे क्या रॉकेट सा लग गया, एकदम भाग खड़ा हुआ और पीक बनाया 43,724 का। फिर वो फुस हो गया, फिर वापस गिर गया, फिर थोड़ा थोड़ा चढ़ता रहा, फिर हल्का गिरता रहा, ऐसे ही ड्रामा सा करता रहा। हालांकि इसमें आज फिर भी अगर आप देखेंगे तो लगभग 350 पॉइंट की वोलेटिलिटी थी, पर अल्टीमेटली बिल्कुल ही फ्लैट 43,584 पे बंद हुआ। वहीं कल बंद हुआ था, आज भी वहीं बंद हुआ, कुछ नहीं करा। कहते हैं खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास थोड़ा बाहर आना। आज छोटे शेयर पीएनबी, एयू एंड बैंक ऑफ बड़ौदा भागे हुए थे, और बड़े शेयर जो है आज देखेंगे जैसे आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी फ्लैट था, आईसीआईसी बैंक गिरा हुआ था, एक्सिस बैंक गिरा हुआ था, बंधन बैंक की काफ़ी वाट लगी हुई थी। अब इसका चार्ट देखेंगे, साला यहाँ पे गैप छूटा हुआ था, अब यहाँ पे गैप छूट गया। इसके तो चैट ये वैसे अपने गैप फिल कर लेता है, मैंने देखा है। और आज की इसकी कैंडल बिल्कुल इंडिसिसिव डोजी है। इसका मैंने देखा है अपना गैप फिल कर लेता है, और इसका तो बुलिश क्रॉसओवर लगातार 3 दिन से लाल हिस्टोग्राम बना रहा है, और वो तेजी से कम हो रहा है, और आरएसआई भी काफ़ी कमज़ोर हो गया। तो टेक्निकली अगर मैं बात करूँ डार्लिंग, अगर आप बुरा ना मानो तो टेक्निकली इस वक्त निफ्टी 50 कमज़ोर हुआ पड़ा है। अगर आप इसका ऑप्शन चेन एनालिसिस देखेंगे 43,584 पे हाईएस्ट बंद हुआ है, और 42,000 पे पुट राइटिंग हाईएस्ट है। पुट राइटर कितनी दूर जाके बैठ गए डर के मारे,
और वही डर कॉल राइटर्स के बाद दिमाग में भी, कॉल राइटर्स भी बहुत दूर बैठ गए। साली परसों एक्सपायरी है और इतनी दूर दूर जाके बैठ गए हैं कि साला डर लग रहा है पता नहीं क्या हो सकता है। और मैक्सिमम पेन जो है 43,800 से घटकर 43,500 पे चला गया। अगर मैक्सिमम पेन गिरता है तो बाजार कमजोर है। पीसीआर बहुत ज्यादा कम है, हालांकि थोड़ी इंप्रूवमेंट हुई है, मंथली पीसीआर भी 1 से नीचे। जैसे मैंने कहा निफ्टी 50 कमजोर है भाई, आज ज्यादा काम नहीं किया, एक फ्यूचर बाय किया, 2 स्क्वायर ऑफ किए, 3 सेफ पुट्टे बेची, 4 कैश में पोजीशन बनाई और छोटा सा 30,500 का प्रॉफिट बनाया। वो क्या किया था कि मैंने ना एक कॉल को स्क्वायर ऑफ किया था और एक उसका फ्यूचर स्क्वायर ऑफ किया। फ्यूचर में हुआ प्रॉफिट, कॉल में हुआ नुकसान, तो फ्यूचर के प्रॉफिट में से कॉल का नुकसान घटा दो। मैं क्या होता है कई बार फ्यूचर खरीद के कॉल बेच देता हूँ, तो अगर तो शेयर गिर जाता है तो फ्यूचर में लॉस हो जाता है, कॉल ओटीएम हो जाती है, एक अच्छा प्रॉफिट हो जाता है, तो फ्यूचर का लॉस काफ़ी हद तक कॉल के प्रॉफिट से ऑफसेट हो जाता है। पर अगर बाजार भागता है तो कॉल में लॉस आ जाता है, पर कॉल का लॉस सदा फ्यूचर के प्रॉफिट से कम होता है, क्योंकि बाजार भागता है तो कॉल का प्रीमियम धीरे धीरे बढ़ता है, पर फ्यूचर तो फुल टॉस बढ़ रहा होता है, तो इसलिए फ्यूचर में प्रॉफिट ज़्यादा आता है। तो मुझे लगा कि बाजार में बेल में गिरावट आ सकती है, मैंने इसका प्रॉफिट बुक करके आज टाटा बाय बाय कर दी। तो यही सब चीज़ें मैं आपको सिखाता हूँ कि भाई मैं कैसे क्या करता हूँ, किस तरह से अपनी सोच बनाता हूँ, और वो सब चीज़ें जो मैं सिखाता हूँ वीडियोस और डेमोस के माध्यम से। मैं कोई टिप नहीं देता। अगर आप मेरे से कभी पूछ भी लेंगे सर कोई शेयर बता दो, कमेंट में लिखते हैं, मैं कभी भी बताता। बच्चे कहते हैं सर ये शेयर ले ले, मैं बस स्टार दे देता हूँ, हे कर देता हूँ, कुछ नहीं बोलता। भाई अपने रिस्क एपेटाइट से ट्रेड करो। अब हर आदमी का अपना रिस्क एपेटाइट होता है। मैं तो एक शेयर के 12-12 लॉट भी ले लेता हूँ और आराम से घोड़े बेच के सोता हूँ। लॉस हो रहा था तब भी घोड़े बेच के सो रहा होता हूँ, मुझे विश्वास होता है। मैं तभी डर जाता हूँ जब मेरी पोजीशनें ऐसी हो जाएं कि मेरे पास उसको मैनेज करने के लिए फंड्स ना हो। अगर मेरे पास मैनेज करने के फंड्स होते हैं तो मैं घोड़े बेच के सोता हूँ। तो इसलिए मैं कहता हूँ भैया आपको अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से, अपने उसके हिसाब से ट्रेड करना है। अगर आप सीखना चाहें, मैं फिर बोल दूँ मैं कोई टिप नहीं देता हूँ, टिप की आशा में अगर आप आ रहे हैं तो बेकार है, मत आइए। सीखना चाहें, देखना चाहें, समझना चाहें कि भाई कैसे बाजार में रिस्क मैनेज किया जाता है, ऐसे कैसे सर रिस्क मैनेज करते हैं, कैसे क्या पुट का मतलब है, क्या कॉल का मतलब है, क्या पुट फ्यूचर स्ट्रैटेजी होती है, कॉल फ्यूचर स्ट्रैटेजी, अगर ये सब सीखना चाहें तो आप मेरे स्टूडेंट बन सकते हैं। 7011-323-077-7011-323 077 मेरी टीम को कॉल कर सकते हैं, या आप मेंबरशिप सेक्शन में ज्वाइन कर सकते हैं। मैं फिर बोल देता हूँ, आप अगर ये सोच रहे हैं कि कोई टिप मिल जाएगी, नहीं, सीखना है तो आइए और कोई ट्रेडिंग मत करिए जब तक आप परफेक्ट नहीं हो जाते, अपने रिस्क एपेटाइट को समझ नहीं पाते। और अगर कन्फ्यूजन आता है तो फाइनेंशियल एडवाइजर्स होते हैं, आप उनसे राय लो, उनसे पूछो आपका रिस्क एपेटाइट क्या है, तो वो आपको थोड़ा गाइड करेंगे, फिर आप ट्रेड करो। भाई सीधी सी बात है, प्रोफेशनल्स की हेल्प लो या अपना खुद इतनी नॉलेज, इतनी काबिलियत एक्वायर करो कि अपने रिस्क एपेटाइट को समझ पाओ, सीधी सी बात है। डीमैट अकाउंट खुलवाना हो तो उसके लिए आप इसी फ़ोन नंबर पे कॉल सकते हैं, मेरी टीम आपको पूरा हेल्प करती है। KYC में जो भी मदद चाहिए, कैसे ट्रेडिंग अकाउंट ऑपरेट करते हैं सारा, उसमें भी कोई हम आपको कहीं किसी प्रकार की कोई टिप नहीं देते। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो को मजा आया होगा। इसी के साथ साथ बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।